हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकिपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट लायबिलिटी एंड ग्रुप लायबिलिटी। ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 और 149 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 34 कहता है कि कोई भी एक्ट फेवरल पर्सन द्वारा किया जाएगा किसी कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो सभी व्यक्ति को बराबर लायबल माना जाएगा उस एक्ट के लिए, उसी सेम मैनर में अगर ये एक्ट किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया होता। सेक्शन 34 जो है वो एक सेपरेट और ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिएट करता है। सेक्शन 34 कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है और ये मेंशन किया गया है चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस में सेक्शन 6 से 52A के अंदर। ये केवल रूल ऑफ एविडेंस को ले डाउन करता है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं किसी कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो सभी व्यक्ति को बराबर लायबल माना जाएगा ज्वाइंट लायबिलिटी के अंतर्गत। सेक्शन 34 जो है वो 1870 में एक बार अमेंड किया गया था। अब आते हैं सेक्शन 149 में। ये बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना इसके लिए जरूरी है एक अनलॉफुल असेंबली होने के लिए। उसके कुछ 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि कोई क्रिमिनल फोर्स दिखाया जाए किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के खिलाफ, किसी स्टेट के या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कि वो अपने लॉफुल पावर का एक्सरसाइज ना कर सके। दूसरा, कोई लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोकने के लिए या किसी लीगल प्रोसेस को। तीसरा, कोई मिस्चिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए या कोई और अदर ऑफेंस करने के लिए। चौथा, कोई क्रिमिनल फोर्स शो करने के लिए किसी व्यक्ति को कि वो कोई पोजेशन किसी प्रॉपर्टी का ले सके या किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी का जो वो राइट है उसको इस्तेमाल करने से रोक सके। पांचवा, अगर कोई क्रिमिनल फोर्स से किसी व्यक्ति को कंपेल करे कोई ऐसा कार्य करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, या फिर उस व्यक्ति को कंपेल करे कोई कार्य ना करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड है। अब आते हैं सेक्शन 149 पे। ये बताता है कि सभी मेंबर एक अनलॉफुल असेंबली के गिल्टी होंगे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है और उस असेंबली में कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए तो उसके जितने भी मेंबर होंगे उनको ये माना जाएगा कि उन सभी ने वो ऑफेंस कमिट किया है और सबको गिल्टी माना जाएगा उस ऑफेंस के लिए जो उस असेंबली के पार्ट थे। तो इसके 4 पार्ट है सेक्शन 149 के। पहला, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मतलब उस व्यक्ति को उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। अगर वो उसका मेंबर नहीं है या उस असेंबली का मेंबर होने से वो मतलब सीज कर दिया जाता है उसकी मेंबरशिप, तो उस पर 149 अट्रैक्ट नहीं होगा। कमिटेड सम वर्क, मतलब उसने कुछ वर्क किया हो उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। थर्ड, नॉलेज भी सफिशिएंट होती है, मतलब अगर उस व्यक्ति को नॉलेज भी है कि वहां कुछ होने वाला है और वो कुछ नहीं करता है तो भी उसको उसका हिस्सा माना जाएगा, उसका भागीदारी माना जाएगा। चौथा, वाइकेरियस लायबिलिटी, एवरी पर्सन जो उस ऑफेंस के कमिटमेंट टाइम में एक मेंबर था उस असेंबली का, तो वो भी उस असेंबली का वो उस ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा। नो न्यू ऑफेंस, मतलब इसमें कोई नया ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है जैसे सेक्शन 34 और 120B में भी। तो ये एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है। अब आता है डिफरेंस सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के बीच में। तो ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है सेक्शन 34, ये केवल रूल ऑफ एविडेंस के रूप में काम करता है। वहीं सेक्शन 149 जो है ये सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है और ये चैप्टर 8 में दिया गया है। सेक्शन 34 जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओवर्ट एक्ट हो या कवर्ट एक्ट हो, वो नेसेसरी होता है। लेकिन सेक्शन 149 में एक मेंबर ऑफ ही अनलॉफुल असेंबली का होना काफी होता है और वो लायबल माना जाता है अगर उसने कोई कार्य नहीं किया होता है तब भी। तीसरा है कॉमन इंटेंशन साइन क्वा नॉन, मतलब एसेंशियल कंडीशन है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में वाइडर होती है, वहीं कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो लिमिटेड है 5 सर्कमस्टेंसेस में सेक्शन 149 में। सेक्शन 34 में क्रिमिनल एक्ट जो है
वो कम से कम 2 पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए या उससे कितने भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन 149 जो है उसमें मिनिमम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। सेक्शन 34 में केवल एक पार्ट है जब कोई क्रिमिनल एक्ट फेडरल पर्सन द्वारा किया जाता है। वहीं सेक्शन 149 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट अगर कोई एक मेंबर द्वारा किया जाता है अनलॉफुल असेंबली में कोई कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए उस असेंबली के, और दूसरा पार्ट है कि उसके मेंबर को ये पता हो या कि ऐसा कुछ होने वाला है उस प्रोसिक्यूशन में उस ऑब्जेक्ट के। तो सेक्शन 34 जो है वो एक बार अमेंड किया गया था 1870 में, लेकिन सेक्शन 149 आज तक कभी अमेंड नहीं हुआ है। तो अब आते हैं कुछ केस लॉस पे। तो पहला केस लॉ है सुरेश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में 2 भाई थे, रमेश और सुरेश। जो रमेश है वो एक हाउस में अपनी बीवी के साथ और 4 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो गया था लैंड के ऊपर रमेश और सुरेश के बीच में। सुरेश जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो रमेश की पूरी फैमिली को मार देगा। सुरेश अपने ब्रदर इन लॉ के साथ राम जी के साथ रमेश के घर पे अटैक करता है और पूरी फैमिली को मार देता है सिवाय जितेंद्र के, जो कि एक 7 साल का बच्चा होता है। लेकिन उस बच्चे को भी बहुत सारी इंजरीज होती हैं, लेकिन वो बच जाता है। तो पवित्री देवी जो सुरेश की वाइफ है उस पे भी उसका चार्ज लगता है, लेकिन सुरेश रामजी और पवित्री वो को पे 302 का चार्ज लगता है सेक्शन 34 के साथ साथ। तो इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि पवित्री देवी जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी और उसको एक्विट कर दिया जाता है, लेकिन रामजी और सुरेश को मर्डर के लिए लायबल माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट भी दिए थे इस केस में। अब आते हैं अगले केस लॉ में। तो अगला केस लॉ है मिजावी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक प्रोफेशन के ऊपर फील्ड के डिस्प्यूट चल रहा था। एक दिन तेज सिंह जो है वो स्पीयर मतलब भाला लेके अपने बेटे के साथ, जो कि अपने धोती में पिस्तौल लेके जा रहा था, और 3 और लोगों के साथ मईकू सूबेदार और मचल के साथ एक प्लान बनाता है कि प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। और वो जब फील्ड पे आते हैं उस हथियारों के साथ, तो वो खुद को 3 पार्टीज में डिवाइड कर लेते हैं। मैकू जो था वो ज्वार के फील्ड में था और वहां वो हल जोत रहा था। वहीं मिजाफी सूबेदार और मचल जो थे वो शुगर फील्ड में थे और वहां वो फसल काट रहे थे। तेज सिंह जो था वो निगरानी रख रहा था। लेकिन जब विक्टिम और वो पार्ट उसके साथी वहां पहुंचते हैं और तेज सिंह के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, तो तेज सिंह और उसके सभी साथी इकट्ठा हो जाते हैं और वहां तेज सिंह जो है वो कंप्लेनेंट्स को कहता है कि वहां से चले जाए वरना वो उन सबको खत्म कर देंगे, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। वहां फिर तेज सिंह मिजाफी को कहता है कि वो उन्हें गोली मारे और मिजाफी जो है वो पिस्टल फायर कर देता है जो वो अपने धोती में छुपा के रखा था, और जिसकी वजह से रामेश्वर जो है वो इंजर्ड हो जाता है और वो वहां गिर जाता है और 1 घंटे बाद वो मर जाता है। इस केस में ये डिसाइड किया जाता है कि जो 2 थे वो आर्म थे स्पीयर और एक दूसरा पिस्टल के साथ। तो और वो जो रेस्ट थे मतलब जो बचे हुए थे वो लाठी के साथ आर्म थे। तो इसमें ये माना गया कि सभी मेंबर्स जो थे वो गिल्टी पाए गए मर्डर के लिए और उन सब पे सेक्शन 149 लगाया गया, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली थी और वो फोर्सेबल पोजेशन लेने के लिए थे और किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी का मर्डर भी करना पड़े। अगला केस लॉ है मैना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में मैना सिंह अपने 3 बच्चों के साथ हरदीप सिंह, जीत सिंह और पूरन सिंह के साथ गांधीनगर राजस्थान में रहती थी। वहां उनका और मैना सिंह का और अमर सिंह का रिलेशन थोड़ा स्ट्रेंड था और मैना सिंह को यह सस्पेक्ट था कि अमर सिंह उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है स्मगलिंग एक्टिविटीज की। अमर सिंह कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अपने घर के ईश्वर राम को मेजन के रूप में अपॉइंट करता है और 29 जून 1967 को सूर्यास्त के दौरान अमर सिंह अपने बेटे अजीत सिंह के साथ और ईश्वर राम के साथ अपने दिग्गी पे जाता है मुरब्बा 35 पे एक नहाने के लिए। लेकिन उस बीच मैना सिंह अपने बच्चों के साथ आ जाती है जब वो अजीत सिंह कपड़े बदल रहा होता है और अमर सिंह वहां अपना लोटा साफ कर रहा होता है और ईश्वर राम वहां पास में खड़ा होता है और वहां जो मैना सिंह है वो गन शॉट फायर करती है अमर सिंह पे जो मिस हो जाता है
अमर सिंह को लगने से, लेकिन अजीत सिंह के वो लेग पे लग जाता है और वो नियर बाई वाटर कोर्स में कूद जाता है कवर लेने के लिए। इसके बाद मैना सिंह जो है वो दूसरा गन शॉट फायर करती है, विच वो भी मिस हिट हो जाता है। और इसके बाद अमर सिंह जो है वो गन्ने के खेतों से भागता हुआ, चिल्लाता हुआ मदद के लिए भागता है, और जो एक्यूज है वो उसको का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जब अमर सिंह चक 78 के पास पहुंचता है और कवरिंग 6 मील जब वो कवर कर लेता है, तो वहां वो एक कंप्लेंट रिपोर्ट कराता है अनूपगढ़ पे 10 बजे के आसपास रात के। उसके बाद जो रिपोर्ट लिखाने के बाद जो 5 एक्यूज उसको फॉलो कर रहे होते हैं अमर सिंह को, वो मैना सिंह उसके बाद फिर एक गन शॉट फायर करती है अमर सिंह में, जिसके बाद वो गिर जाता है। उसके बाद एक एक्यूज जो है वो अमर सिंह के पास आता है और उसको उस पे एक प्रहार करता है। उसके बाद मैना सिंह भी 2 बार प्रहार करती है और उसके बाद जो है बट एंड उस गन का वो टूट के गिर जाता है नीचे, और अमर सिंह जो है वो चोटों के कारण वहां उसकी डेथ हो जाती है और जो एक्यूज है वो वहां से भाग जाते हैं। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है वो ये नहीं दर्शाते हैं कि मैना सिंह जो है वो ऐसी किसी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण अमर सिंह की डेथ होती है। लेकिन जो गन शॉट था वो उस इंजरी वो एक ग्रीवियस हर्ट देने के लिए काफी था, और जो अपील थी वो अलाउ कर दी जाती है। और मैना सिंह को सेक्शन का के ऊपर जो 302 और 34 का वो आईपीसी की धारा लगाई गई थी उसको अल्टर करके उसको 300 धारा 326 के अंतर्गत 10 साल का कारावास और 3 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है 326 के अंतर्गत, वो ग्रीवियस हर्ट करने के लिए अजीत सिंह को। और एक 100 रुपए का फाइन भी लगाया जाता है जो कि एक साथ चलेंगे। तो दोस्तों, ये था ज्वाइंट लायबिलिटी और ग्रुप लायबिलिटी पे एक डिटेल वीडियो। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए विधिकपीडिया को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।